नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। याद करिए, अलास्का के शिखर समिट से पहले किस तरह के बयान दिए जा रहे थे, किस तरह का वातावरण बनाया जा रहा था। खुद डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि अगर मुझे खुश नहीं किया गया या संतुष्ट नहीं किया गया तो हम रूस पर पता नहीं कौन कौन से टैरिफ और कौन कौन से सैंक्शंस लगा देंगे। इसी तरीके से उनके वित्त मंत्री बेसेंट जो हैं वो भारत को अड़ियल बताते हुए ये कह रहे थे कि अगर रूस के साथ बातचीत सिरे नहीं चढ़ी तो भारत को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और हम उस पर जो है और टैरिफ लगाएंगे। सेकंड सैंक्शंस की बात हो रही थी। अलास्का की बैठक हो गई, पुतिन आए, 3 घंटा बंद कमरों में दरवाजे के पीछे बातचीत हुई, फिर 12 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस और टाटा बाय बाय करके मॉस्को लौट गए और उन्होंने कहा कि अगली बैठक मॉस्को में होगी। और उसके बाद से वॉशिंगटन खामोश है। ट्रंप साहब की आत्मा शांत होती हुई दिखाई दे रही है। तो उनसे पहले क्या तेवर थे और उनके चले जाने के बाद जो सूचनाएं आ रही हैं कि इन्होंने जेलेंस्की को फोन किया और कहा कि आपको अपनी भूमि का एक बड़ा हिस्सा छोड़ना पड़ेगा, उसका मोह त्यागना पड़ेगा। यानी आप ये देखिए कि इन महाशक्तियों की जो कुल मिलाकर के राजनीति होती है वो कितनी फरेब से परिपूर्ण होती है। और एक जगह मैं चर्चा सुन रहा था, किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए जो मैं कहने जा रहा हूं। पहले उसको हथियार देकर के, हथियार खरीदवा करके उसको तबाह किया, रूस के जरिए उसको बर्बाद होने दिया गया और अब उसके पुनर्निर्माण के में भी ये लोग अपनी संभावनाएं तलाश कर रहे होंगे। इनको यूक्रेन से, यूक्रेन की जाती हुई जमीन से, जेलेंस्की से, मुझे लगता है कि यूक्रेन की जनता से कोई लेना देना नहीं है। इनको अपने हथियार बेचने होते हैं और फिर किसी देश को बर्बाद करके उसके पुनर्निर्माण से भी पैसा कमाना होता है। तो मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपके सुपरिचित जियोपॉलिटिकल मामलों के महीन जानकार कर्नल अजय रैना साहब। तो उनको जोड़ करके चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। चीन के बारे में तो उन्होंने कह दिया कि भाई और उस पर टैरिफ लगाने के बारे में हम कोई जल्दबाजी में फैसला नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी भारत के बारे में पत्ते नहीं खोल रहे हैं। ये सूचना जरूर मिल रही है कि जो दल यहाँ आने वाला था 25 से 30 अगस्त के बीच में वार्ता करने के लिए, वो शायद टल रहा है। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार ओमकार जी, आपको भी, दर्शकों को भी जी। बहुत धन्यवाद आपका ज्वाइन करने के लिए। अजय जी, ये समझाइए कि बैठक के बाद किसको क्या हासिल हुआ है और जेलेंस्की जो उम्मीद लगाए बैठे थे, हालांकि बहुत ज्यादा उम्मीद वो लगा के बैठे नहीं थे और वो ये भी कह रहे थे कि हमारे बिना यूक्रेन के बारे में अगर कोई बातचीत हो रही है तो उसका कोई मतलब है नहीं। ट्रंप ने कहा था कि ये बातचीत अगर सफल रही तो एक और बातचीत करेंगे जिसमें जेलेंस्की भी होंगे और यूरोप के कुछ नेता भी हो सकते हैं। तो मुझे तो लगता नहीं है कि वो मीटिंग कोई होने जा रही है या कोई उम्मीद भी बची है। जी ओमकार जी, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। पीछे इसलिए चलते हैं कि ये मीटिंग हुई क्यों, इसको समझते हैं। क्योंकि हमें पहले ही पता था कुछ नहीं होने वाला। सबने, आपने भी कहा, मैंने भी कहा, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे बड़े बड़े लोगों ने कहा कि इस मीटिंग से कुछ आउटकम नहीं होने वाली। नेचुरली आप जेलेंस्की को बाहर रखते हो, वो तो है बेवकूफ़, बट फैक्ट ये है कि जब तक यूक्रेन का रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो दो बड़े देश जितना मर्जी ड्रामा कर लें, क्योंकि ये करते आए हैं। आपने शुरुआत में कमेंट बिल्कुल सही कहा कि इनकी जो राजनीति होती है सुपर पावर की, वो किसी एथिक्स उथिक्स को फॉलो नहीं करती। बट प्रॉब्लम यह है कि जेलेंस्की अकेला नहीं है, उसके पीछे नेटो है और खास करके यूके बहुत क्लोजली जुड़ा हुआ है। यूके का अपना एजेंडा है। अगर जेलेंस्की एक
फटे हाल अलग से देश होता जिसको अमेरिका लड़वाता और बाद में ये हो भी जाता। तो आप देखिए, हमने कितनी बार सुना कि प्रेसिडेंट ट्रंप की पुतिन के साथ 2 घंटे की बातचीत हुई फोन पे, 2.5 घंटे की बात हुई फोन पे। तो जब 2-2 ढाई-ढाई घंटे आप फोन में बात कर सकते हो, वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हो, तो ये 3 घंटे का ड्रामा करने का क्या जरूरत था, है ना? और जबकि पता कि होना कुछ नहीं, जब हमें हमें यहाँ बैठ के पता था कुछ नहीं होने वाला, तो उनको भी पता था। तो मैं इसको कैसे देखता हूँ कि पुतिन एक बहुत टफ नेगोशिएटर है। पुतिन को इन्होंने वॉर क्रिमिनल डिक्लेयर किया हुआ था कि जिस देश में बाहर जाएंगे पकड़ लो, इंटरपोल का नोटिस दे दो। ये जो किया गया, पुतिन की जो एक, मैं ये तो नहीं कह सकता शर्त है, लेकिन पुतिन जैसे वो केजीबी ऑपरेटर है, वो आपको पता है, वो उनकी चाल डाल वो अलग ही चीज है। बिल्कुल। हाँ, तो उसको एक लेजिटिमेसी दे दी कि हाँ ये प्रेसिडेंट ऑफ रशिया है, प्रेसिडेंट ऑफ यूएस के टेबल पे बैठ सकता है। तो वो जो क्रिमिनल श्रिमिनल वाली सारी कहानी होगी खत्म। आई थिंक ये एक एक वो था। और दूसरा, ये ट्रंप का मैसेज था नेटो को और हमारे यूरोपियन यूनियन को और जेलेंस्की को कि भाई ऐसा है कि अब हम बैठ के मिलने लगे, तुम आ जाओ, नहीं आओगे तो हम कुछ भी फैसला कर देंगे। हालांकि उसको ये एक काइंड ऑफ जिसको कहते हैं ना सिग्नलिंग है। तो ऐसी मीटिंग जिसका कोई पर्पस नहीं होना था, उसके पीछे मुझे ये 2 पर्पस नजर आते हैं। पुतिन को उस कीचड़ से बाहर, जिस कीचड़ में खुद ही डाला इन्होंने उनको, वॉर क्रिमिनल घोषित किया, वो तो खत्म हो गया अब। और दूसरा ये, और तीसरे मजे की बात है कि B-2 बॉम्बर और B-52 बॉम्बर्स, जो भी बॉम्बर्स उसके स्टेल्थ बॉम्बर है, तो रशिया बगल में उनकी रडार भी चेक कर रहा होगा कि पकड़ेगा कि नहीं। मेरे को पता है रशिया ने पकड़ लिए होंगे इनके स्टेल्थ बॉम्बर। तो ये इसका पर्पस था। बाकी रही बात आगे की, जो आपने कहा थर्ड मीटिंग, देखिए जो उसने फॉक्स में इंटरव्यू दिया, फॉक्स न्यूज़ पे, उसी रूम से जहाँ पे उसका पुतिन के साथ मीटिंग हुई, इमीडिएटली देयर आफ्टर। हमने भी बड़े अमेरिकन चैनल्स देखे हैं, इंटरव्यू भी देखे हैं, और फॉक्स न्यूज़ के पहले भी अच्छे इंटरव्यू देखे। यहाँ तो वो ऐसे चापलूसी करने में लगा हुआ था जो होस्ट था ट्रंप की, वो ट्रंप को ऐसे फूक भर रहा था वो। तो ऐसा लग रहा था कि जो उसकी बेइज्जती हुई ना, जो पुतिन के आगे उसे दाल ना गली। अब जो भी देखो, आप ये भी देखिए, ये मीटिंग 8 घंटे की शेड्यूल थी, एक्सपेक्टेड थी 8 घंटे की। इस मीटिंग के बीच में एक डिप्लोमेटिक लंच होना था, 3 घंटे में सिमट गई, कोई लंच वंच नहीं हुआ और वो निकल लिए अपने अपने रास्ते। तो वो सही उसकी है। एक, जो कहते हैं ना, ईगो हर्ट हुई थी, उसको मसाज करने के लिए इंटरव्यू किया गया। और जब उससे पूछा गया कि नेक्स्ट क्या, तो उसने कहा हाँ, उसने पहले पार्ट में इंटरव्यू में ये बोला कि हाँ इन दोनों की मीटिंग होगी, जेलेंस्की और पुतिन की, मैं भी देखूंगा, मेरे को भी ऐसे गोलमोल कर दिया। बट लास्ट में इंटरव्यू खत्म करते करते उसने जब बोला, तो उसने कहा हाँ हाँ, एंकर कहता है कि उन दोनों पे हम विश्वास नहीं कर सकते। जेलेंस्की और पुतिन इकट्ठे बैठे कमरे में, तो दुनिया उन पे विश्वास नहीं कर सकती। तो फिर ये कहता हाँ हाँ, मैं, ये दोनों चाहते हैं कि मेरे को वहाँ पे उस मीटिंग में बैठूं। अब ये स्टेटमेंट दे रहा है जब इसकी जेलेंस्की से बात नहीं हुई। जेलेंस्की की बात इसकी तब हुई जब इसके बाद ये बैठा जहाज में और वहां से इसने फोन किया है। तो ये सट्टेबाज किस्म का इंसान है, और इसने अपनी एक अपने को, अपना लेवल नीचे करके पुतिन का लेवल ऊपर करके पुतिन के हाथों में खेल गया। और जैसे आपने अभी, इसके पहले हम ऑफलाइन बात कर रहे थे कि अगर 12 मिनट में से 8.5 मिनट तो पुतिन साहब ही बोल गए, तो आपको बाद में थैंक यू और उसको व्लादिमीर बोल के फर्स्ट नेम लेके आप बड़े खुश हो रहे हो। तो ये भी जाहिर है, क्योंकि जब बोला गया कि इसको हिस्ट्री का लेसन पढ़ाया है पुतिन ने अंदर, लगता है 3.5 घंटे में 1 घंटे की इसको हिस्ट्री पढ़ाई गई कि यूक्रेन क्या है, रशिया क्या है, कैसे बना, कैसे वो। तो ये जो हमें दिखाने की इन्होंने कोशिश की, और दुनिया ने मानने से पहले मना किया था इस मीटिंग से कुछ नहीं होने वाला। तो ये जो उनके बिल्कुल। दूसरे एजेंडा थे ना, वो उन्होंने अपने किए कि चलो उसको वॉर क्रिमिनल से खत्म कर दो और एक संदेश दे दो आप यूरोपियन यूनियन को। क्योंकि इसने कहा कि इस इंटरव्यू में कि नेटो अब 5%, पहले 2% खर्चा कर रहा था, 5% खर्चा कर रहा है यूक्रेन में। तो एक उनकी भी आपस में खटपट तो पता चल ही रही है। तो अभी इसने यूके से जब बात करेगा, अभी तो बड़ा कुछ होने वाला, बड़ा इंटरेस्टिंग चलेगा आगे। जी, जो आप संकेत दे रहे हैं कि बहुत कुछ होने वाला है, थोड़ा सा उसका खुलासा करिए रैना साहब। देखिए, मैंने जैसे कहा, यूक्रेन को नेटो सपोर्ट कर रहा है। नेटो के अंदर एक डिवीजन क्लियर है। अमेरिका ने जब इनको कहा, पहले नेटो वाले मस्त थे, गैस खरीद रहे थे रशिया से ही, पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी खरीद रहे थे, डायमंड भी खरीद रहे थे, यूरेनियम भी खरीद, सब कुछ चल रहा था नॉर्मल। और वैसे कहने को लड़ाई लड़ रही थी, लड़ाई लड़ रहा था यूएसए। 2% नेटो का कंट्रीब्यूशन, बाकी सारा यूएसए का। इसने आके उनको 2% से बोला 5% पे आ जाओ। अब यूरोप में कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसकी
इकोनॉमी इतना अच्छा कर रही है कि आप सीधा अपने खर्चे को डबल कर दीजिए। और इससे जो बीच में रेयर अर्थ पे जिसपे यूरोप खास करके यूके आंखें लगा के बैठा था कि मैं यूक्रेन के, जैसे आपने कहा ना, रीबिल्डिंग प्रोसेस में ये तो उनका बड़ा सिंपल फंडा है। अमेरिकन जाके दुनिया देश को तबाह करते हैं, फिर अमेरिकन कॉन्ट्रैक्टर्स वहाँ पे जाके ठेका लेते हैं, फिर जो पैसा उसमें लगता है उसमें जो इनकम होती है वो टैक्स फ्री हो जाती है अमेरिका में। तो ब्लैक को वाइट करने का बहुत अच्छा इनका साधन है। लेकिन उस रीबिल्डिंग प्रोसेस में यूके का बड़ा आंखें गड़ी हुई थी कि मैं रेयर अर्थ खींचूंगा इसका यूक्रेन का, उसके ऊपर अमेरिका ने नजर रख दी। और अभी भी जो रशिया के पास टेरिटरी है उसके ऊपर एज इट इज उसके अंडर काफी रेयर अर्थ का उसमें भी मटेरियल है, एज पर सम रिपोर्ट्स, आई एम नॉट श्योर। तो यूके अपनी गेम खेलेगा। ईयू ओवरऑल जो उसका इनका ट्रेड डील तो हुआ है, पर वो खुश तो नहीं है ना अमेरिका के साथ, वो अपना एक तंत्र खेलेंगे। और रही बात जेलेंस्की की, अगर कोई ये बोले कि जो ये कह रहा है कि आप इलाका दे देंगे, 1/5 से ज़्यादा इलाका इस टाइम रशिया के पास है। जब ये मीटिंग के लिए जा रहा था ये कह रहा था लैंड स्वैप करेंगे। इसको पता नहीं बेवकूफ़ को उसने बता दिया कि रशिया की इतनी ज़मीन यूक्रेन के पास है जितनी यूक्रेन की ज़मीन रशिया के पास है। स्वैप तो तभी होता है ना कि मैंने आपकी ज़मीन पकड़ ली, आपने मेरी पकड़ ली, फिर हम बोलते हैं यार तो इधर से छोड़ दे, छोड़ वापस कर दे। रशिया ने उस यूक्रेन की 1/5 पकड़ रखी है, 20% से ज़्यादा ज़मीन, और यूक्रेन के पास रशिया का कुछ भी नहीं पकड़ा हुआ उनके पास ज़मीन। तो ये कौन सी स्वैप कर रहा था? इसको तो आई थिंक खबर ही गलत थी। तो इसके आगे मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो कहने की कोशिश कर रहा है, इसने एक नया छोड़ा एक उसमें कि हम अब सीज फायर नहीं चाहते, हम एक लास्टिंग पीस चाहते हैं। क्योंकि पीस जो है वो नोबेल प्राइज के साथ जुड़ता है, सीज फायर का कोई कॉम्बिनेशन है नहीं। तो ये जो लास्टिंग पीस कैसे आएगा? पुतिन ने अपनी कॉन्फ्रेंस में क्लियरली बोल दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि जो फंडामेंटल पॉइंट्स हैं वो उस पर हम पीछे नहीं हटने वाले। फंडामेंटल पॉइंट्स उसके दो हैं कि यूक्रेन जो है वो जो रशियन ये जो इलाका इसने ले लिया वापस छोड़ेगा नहीं, और यूक्रेन में नेटो ना आए। तो आपको लगता है कि ये जो खिचड़ी जो पकी हुई है यहाँ पे, जिसमें अमेरिका का अपना इंटरेस्ट, रशिया का अपना इंटरेस्ट, यूक्रेन तो चलो छोड़ दीजिए, यूरोप का अपना इंटरेस्ट, यूके का खास करके अपना इंटरेस्ट, तो ये सॉल्व होने वाला तो है नहीं। तो इसका आप फ्यूचर क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं? अगर जेलेंस्की ने अपनी जगह छोड़ने के लिए बोला तो उसको कोई अपना अंदर ही गोली मार देगा। अगर जेलेंस्की अड़ा रहा तो पता चला अमेरिकन से मरवा दिया। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ बड़ा कुछ होने वाला है, यहाँ बलियां चढ़ने वाली हैं। क्योंकि अगर ये अड़ गया इस बात पे कि मैंने इसको पीस करवा के ही नोबेल प्राइज लेना, तो ये जेलेंस्की को उड़ाने में कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अदर दूसरा तरीका देखने का ये है कि हो सकता है कि यहाँ पे कुछ ना दाल गले तो फिर एक वेस्ट एशिया में आग चिंगारी फिर बढ़ जाए, बिकॉज इसका काम यही है। अभी इंटरव्यू में इसने कहा मैंने 7 जगह रुकवा दी, और इंटरव्यू में उसने पूछा उसको कि आपने भारत पाकिस्तान की कैसे रुकवाई? तो वो एक उसने पहले उसको निकलने की कोशिश की, फिर बोलता है जब हम ट्रेड करते हैं ना तो हम दोनों देशों को बोलते हैं भाई हम ट्रेड तुम्हारा बंद कर देंगे, तो सुधर जाते हैं। फिर एकदम से वो रवांडा पे चला गया भारत पाकिस्तान को छोड़ के रवांडा और कॉन्गो की बातें करने लगा 31 साल की। तो एक कन्फ्यूजन भी है, एक लैक ऑफ सिंसियरिटी भी है जो भी एफर्ट कर रहा है, और जो पोजीशन पुतिन की है और जेलेंस्की की है वो आपस में कंपैटिबल नहीं, उसमें कंप्रोमाइज होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और जब यूके जैसे लोग पीछे खड़े हैं, यूए वाले उंगली मारने में खड़े हैं, तो फिर लगता है कि दो ऑप्शन है, दो तरीके हैं इसके ओंकार जी। एक वर्स्ट केस सिनेरियो ये हो सकता है कि कुछ ना हो, और अगर यूके ने इसको भड़काना बंद ना किया तो जो पुतिन ने कसम खाई है कि मैं यूरोप को नहीं घुसूंगा, और यूरोप कह रहा है कि पुतिन हमें मारने आ रहा है, तो कहीं बात सच ना हो जाए। क्योंकि वो जो पॉकेट है एक यूरोप में, उसको अगर उसमें भी ना कुछ करने की कोशिश की तो फिर पुतिन विल गो एनीवेयर, और इट कैन लीड टू एनीथिंग। और बेस्ट केस सिनेरियो ये होगा कि जो रशिया के पास है जगह रहे, नेटो पीछे हट जाए, उसके लिए इनको, मुझे लगता है जेलेंस्की को यहाँ से गायब करना। इतनी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि पीस दिखता नहीं, अगर पीस होगा तो किसी की बलि चढ़ेगी, जो फिर अगर अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए मैंने कहा था कि बड़ा कुछ हो सकता है, कहना मुश्किल है आगे जी। जो खबरें आ रही हैं अजय जी, वो ये हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की जेलेंस्की से बातचीत हुई है, और जेलेंस्की को उन्होंने कहा है कि आपको कुछ त्याग करना पड़ेगा, कुछ जगह छोड़नी पड़ेगी। तो मैं ये देख रहा था कि जो त्याग करने की बात हो रही है और जगह छोड़ने की बात हो रही है, क्रीमिया ऑलरेडी रसिया के पास है 2014 से। डोनेस्क और लुहांस्क, इनके तीनों के एरिया अगर हम देखें तो ये करीब करीब 16,000 वर्ग मील है।
एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो सवाल ये है कि अगर ये पूरे हिस्से, और इसके बिना पुतिन मानेंगे भी नहीं, इन दो एरिया के बिना तो वो मानेंगे भी नहीं। खैरसान है और एक कोई दूसरा इलाका है, उसको वो छोड़ सकते हैं, वहां से उन्होंने संकेत दिए हैं कि मैं अपनी सेना से कहूंगा कि वहां से वो निकल जाए। लेकिन उस स्थिति में जब जेलेंस्की तैयार हों युद्ध विराम के लिए, तो कितना पेचीदा है ये पूरा मामला। ओमकार जी, अगर नॉर्मल लड़ाई चल रही होती, दो बराबर की फौजें, आप हमारे इलाके में घुस जाते, हम आपके इलाके में घुस जाते, तो वो होता है, फिर ऐसे ही होता है, गिव एंड टेक होता है। प्रॉब्लम यहाँ ये है कि रशिया का अपर हैंड है इस टाइम। आप देखिए, यूक्रेन की जो ऑर्गेनिक फाइटिंग मैन पावर है वो खत्म हो चुकी है। जो थोड़ा बहुत रेसिस्टेंस जो रशियन आर्मी को कहीं कहीं भी दिख रहा है, अगर आप वॉर मैप देखेंगे नेट पे जो लाइव आता है, वो पॉकेट्स हैं जहाँ पे 60 साल के ऊपर के बुजुर्ग और 16-18 साल के बच्चे मिलके लड़ रहे हैं। तो नेचुरली फिर बच्चे होते हैं और साथ में बुजुर्गों का तजुर्बा होता है, बच्चों का जोश होता है, तो आप कई चीज़ें सुसाइडल होके अड़ जाते हो दुश्मन के आगे। प्रैक्टिकली इनकी पूरी जनरेशन, 2 जनरेशन साफ हो रखी हैं। आप रशिया को कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो रुके, वो विक्ट्री पाथ पे चल रहा है। लेकिन पुतिन एक मैच्योर लीडर है और हम सबको पता है कि अगर वो एक लाइन क्रॉस करेगा तो फिर तो एक वर्ल्ड वॉर वाली सिनेरियो यहाँ बन जाएगा। तो वो, उसका जो मेन एम क्या है कि यूक्रेन को लैंड लॉक करना है, उसकी पोर्ट उससे ख़त्म कर लेनी है ताकि यूक्रेन इसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाए। और जो बचा हुआ यूक्रेन है, जैसे आपने कहा, उस कुछ इलाका छोड़ के भी जो नॉर्थ की तरफ है, तो वो उसको छोड़ के यूक्रेन को लैंड लॉक करके उसको एक बफर जोन कर दे विद द कमिटमेंट कि नेटो यहाँ नहीं आएगा। तो ऐसे हालत में अगर आप जेलेंस्की के एंगल से देखते हो, जिसने पूरा देश मरवा दिया, खाली करवा दिया, उसका क्या इज्जत कह लीजिए या उसकी एक औकात बचती है कि वो प्रेसिडेंट बना रहे। और जो लोगों का गुस्सा, जिन्होंने अपने बच्चे खोए हैं, हस्बैंड खोए हैं, भाई खोए हैं, बेटे खोए हैं, क्या उसको जीने देंगे अगर वो ये कुछ करे? वो इतना बड़ा छोड़ नहीं सकता। सिमिलरली पुतिन इतना अपने एस्टिमेट कहता है 1 मिलियन रशियन मारे गए, मैं तो उसमें विश्वास नहीं करता। चलो लाख ही मारे हों, मर गए हों, इतनी कुर्बानियों के बाद आपने इलाका लिया, आपने अपना नेशनल सिक्योरिटी के लिए किया, तो क्या आप पीछे हटोगे? ये भी नहीं हो सकता। तभी मैं कह रहा हूँ कि जेलेंस्की का हिलना निकलना यहाँ से शायद एक कंपल्शन बन जाएगी। अच्छी किस्मत होगी तो किसी आइलैंड पे ऐश करेगा, उसने पैसे बहुत कमा लिए हैं, उसकी वाइफ भी बड़ी अच्छी शॉपिंग कर करके तैयार है, और अगर उसकी किस्मत दिन माड़े हैं तो फिर उड़ा दिया जाएगा। तो कहीं ना किसी, वही मैं जब बली कह रहा हूँ या कुछ कह रहा हूँ, वैसे वाला सीन मेरे को नजर आता है। एक पीसफुल सेटलमेंट अदरवाइज, दो, एक विजेता है और दूसरी तरफ एक अड़ियल बंदा है जिसके पास दाने तो नहीं है लेकिन वो लड़ने के लिए तैयार है, और फिर पीछे से उसको बैक मिल रही है यूरोपियन यूनियन की, अमेरिका से कम। तो एक थोड़ा सा पेचीदा इस सेंस में है। थोड़ी बराबरी की लड़ाई होती, 1 to 1 होती तो ये तो होता ही है, लेकिन यहाँ फोर्सेस बहुत सारे हैं, इंटरेस्ट बहुत सारे क्लैश कर रहे हैं, तो अभी देखना पड़ेगा क्या होगा इसका। जी अजय जी, एक अहम सवाल, जब पुतिन पहुंचने वाले थे अलास्का, तो कई तरह की धमकियां ट्रंप की तरफ से भी, इनके वित्त मंत्री की तरफ से भी, भारत को भी और रसिया को भी, पुतिन को भी, और कई दूसरे तरीके के संकेत दिए जा रहे थे। जब वो होकर के वापस चले गए तो इनके सुर अचानक बदल चुके हैं, ठंडे पड़ चुके हैं ये। और एक पत्रकार ने पूछ लिया चाइना के बारे में, तो उन्होंने कहा कि अभी टैरिफ की जरूरत नहीं है, कुछ हफ्ते बाद देखेंगे क्या है क्या नहीं है, उनके दिमाग में क्या है, कुछ हफ्ते बाद भी क्या कर लेंगे वो। अब एक मैसेज तो यही गया है ना, जब आप 90 दिन और चाइना को दे रहे हैं, कि आपने एक तरीके से चाइना के सामने तो घुटने टेक दिए हैं। अच्छा, भारत पर तमाम तरह के सेकंड सैंक्शन की बात हो रही थी, बात बिगड़ गई, पुतिन नहीं माने तो भारत पर ये कर देंगे, भारत पर वो कर देंगे। अभी आपने कहा कि जब सवाल पूछा गया भारत पाकिस्तान की सीज फायर आपने कैसे कराई, तो ट्रेड का नाम लेकर के और फिर रवांडा की तरफ निकल गए चुपचाप। इसका मतलब ये है कि उनको ये पता है कि हमने भारत के ऊपर जो 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया था, उसका ना असर भारत पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा, ना रूस पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा। भारत पर पड़ भी रहा होगा तो भारत उसको जाहिर नहीं कर रहा एक रणनीतिक तौर पर। और अभी सूचना मिल रही है कि शायद अभी इनकी टीम भी 25 अगस्त को नहीं आ रही है।
अब क्या देख रहे हैं यहां से आप? क्या आत्ममंथन का, पुनर्विचार का एक दौर शुरू होगा ट्रंप के दिमाग में, उनके सलाहकारों के दिमाग में? क्योंकि जो वो करना चाहते थे, जो वो साधना चाहते थे भारत के ऊपर टैरिफ लगा करके, वो तो कहीं सधता हुआ दिखाई दे नहीं रहा है। जी, इसमें अगेन बैकग्राउंड में देखना पड़ेगा। एक तो हमारे डोवाल जी वहाँ जाते हैं, नेचुरली वो एक प्राइम मिनिस्टर का क्लियर कट मैसेज लेके जाते हैं। दूसरा, जैसे सैंक्शन की बात होती है और हमारा जो इम्पोर्ट है रशिया से बढ़ जाता है। 2 दिन डिप हुआ था, वो एक सीज़न की बात भी होती है, आपकी डिमांड एंड सप्लाई की बात भी होती है। इस टाइम सर्दियाँ नहीं है, लेकिन उसके बाद बढ़ गया। तो जब पुतिन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़े होकर ये बोला कि आपका और हमारा ट्रेड 20% बढ़ गया आपके आने के बाद पिछले 200 दिन में, तो वो तो क्लियर कट जो मेरे समझ है वो इंडिया का मैसेज था, भारत का एक थप्पड़ था ट्रंप के मुंह के ऊपर कि तू उस देश को, जो कि फर्स्टली बिगेस्ट ऑयल इंपोर्टर नहीं है, बिगेस्ट ऑयल इंपोर्टर चाइना है, बिगेस्ट गैस इंपोर्टर यूरोपियन यूनियन है, और जहां भारत खड़ा है उसके बगल में ही टर्की भी खड़ा है जब रशिया से इंपोर्ट की बातें आती हैं। वो तुम्हारे नेटो का मेंबर है और तुम लोग भारत के पीछे पड़ गए हो। तो जब प्रेसिडेंट पुतिन ने ये बोला कि 20% हमारा ट्रेड बढ़ गया है, तो वो एक बहुत करारा थप्पड़ था और आई थिंक उसने उसने बंद करा दिया। और ये जो स्टेटमेंट में आया आउट ऑफ प्लेस, ये आई थिंक हमारी कूटनीतिक या हमारी डिप्लोमेटिक वट एवर आप कहे उसकी जीत है कि हमने इससे कुछ किया है, इसलिए हमारे डोवाल साहब वहाँ गए, मिले, ये बातें वहाँ पे हुई होंगी। अब ट्रंप ने आज इंटरव्यू में कहा कि देखिए जी, हमारे यहाँ कोई इन्फ्लेशन नहीं है, बहुत पैसा आ रहा है, तो इतना पैसा आ रहा है कि संभाला नहीं जाएगा, इतने सालों में नहीं आया। तो हम सबको पता है कि जब वो देशों पे टैरिफ लगाते हो, वो देश जो कि आपको मेजर सप्लायर है आपके, और हमारे ऊपर जो लगाया 25% तो लग ही गया ना, अगला 25% अभी डामाडोल है। और जैसे आपने कहा कि वो टीम नहीं आ रही, टीम इसलिए नहीं आ रही कि भारत ने क्लियरली कट बोल दिया। एक तो इंपोर्ट बढ़ानी शुरू कर दी पेट्रोल ऑयल की, ऊपर से लाल किले की प्राचीर पे खड़े होकर प्रधानमंत्री ने कहा दिया स्वदेशी हमारी मजबूती है, मजबूरी नहीं है, और जरूरत पड़ेगी तो हम इसको दूसरों को मजबूर करेंगे। तो ये जो हमारे, हम तो सुनते सुनते हिंदी में निकल जाते हैं कि नोट नहीं करते, दुनिया इसका नोट लेती है कि प्राइम मिनिस्टर बोल क्या रहा है। तो उनको भारत के तेवर बड़े क्लियर है। मेरा अपना पर्सनल विचार ये है कि ये टीम आई नहीं आई, वो इन्होंने वैसे भी सितंबर अक्टूबर में जाके ही हमारा कुछ ट्रेड डील सेटल होनी थी। मुझे लगता है ये 15 16 17 18% के नीचे नीचे फाइनली सेटल होगा हमारे साथ, क्योंकि अगर ये सो कॉल्ड पीस टॉक चल पड़ता है, क्योंकि ये भी तो है नहीं कि आज लड़ाई रुक जाएगी। तो फिर अगर रशिया को उन्होंने गुड ह्यूमर में रखना है तो रशिया के फ्रेंड्स को आप नहीं कर सकते। और मजे की बात आपको बताऊंगा, फॉक्स इंटरव्यू देखिए, उसमें क्या कहता है पता है? कहता है बाइडन बहुत बेवकूफ़ आदमी था, उसने चाइना और रशिया को क्लोज कर दिया, उनको जोड़ दिया लड़ाई लगा के। ये नहीं बोला कि मैं उससे भी बड़ा बेवकूफ हूँ जिसने भारत, चाइना और रशिया को आपस में हाँ, इन दोनों के साथ भारत को भी जोड़ दिया। मैं तो और उसके एक कदम आगे हूँ बेवकूफी में, वो उसने बोला नहीं। तो मुझे लगता है अब ये है कि रशिया से जो भी डील होगी ना, रशिया ने हमेशा प्रूव किया है कि वो हमारा एक मित्र है। और ये 20% का, मैं अब मान के चलिए, आपने भी बड़ी जॉइंट कॉन्फ्रेंस देखी है लाइफ में, क्यों किस इस बात की बात की जाए, जबकि एक डिबेट हो रहा है इंटरनेशनल सर्कल इंडिया में। इंडिया ऑलरेडी कह रहा है भाई हम थोड़ी ले रहे हैं, बाकी भी तो ले रहे हैं, बाकियों को देखो। उस माहौल में वैसे तो ठीक है बात करना कि हमारा ट्रेड बढ़ गया, वो ठीक है, लेकिन जब ये माहौल हो और अगर आप दोस्ती बढ़ा रहे हो तो आप दोस्त को शील्ड करते हो। तो बिल्कुल। रशिया ने अमेरिका को बात नहीं कहनी चाहिए थी। क्लियरली रशिया ने इंडिया के इंटरेस्ट को, उसके पॉइंट ऑफ व्यू को अमेरिका के इंटरेस्ट से ऊपर रख के बात की है। तो ये क्लियर मैसेज गया अमेरिका को कि अब तू रशिया से डील ये मत करके सोचना कि तू रशिया से डील कर लेगा और भारत को और चाइना को तंग करेगा। तो अब इनको जो मजबूरी इनकी बनी ना, जो हम कह रहे थे RIC, ये अब RIC बन गया है। अब जब भी ये रशिया से डील करेगा, इसको हमारे इंटरेस्ट का भी ध्यान रखना पड़ेगा, चाइना के इंटरेस्ट का भी ध्यान रखना। इस यही कारण है कि चाइना वाली जो सैंक्शन वैंक्शन टैरिफ है सारा पोस्टपोन हो गया। और मुझे लग रहा है हमारा भी, क्योंकि वो नहीं हो रही, 27 अगस्त को होना था, बीच में कोई अनाउंसमेंट हो जाएगी, ओके हम देखेंगे, करेंगे, सितंबर में करेंगे। और कहीं बैकडोर जो पाँच हमारे मीटिंग्स हो चुकी हैं, 5 राउंड हो चुके हैं, 6th होना था ना, जो भी नहीं हो रहा। तो आई थिंक फिर थोड़ा स्पेसिफाई करके मोदी साहब को ये कि 17-18% पे जाके हमारी टैरिफ का डील रुकेगी, अनलेस अनटिल ये फ्लेयर अप कर जाता है यूक्रेन में, जिसकी पॉसिबिलिटी मुझे लगती नहीं। उसको रोकने के लिए जेलेंस्की को हटा देंगे, जो भी करेंगे। जी। जो चौंचले दिखाए थे ट्रंप साहब ने,
एक B-2 बॉम्बर उड़ा दिया। और जब उतर रहे थे लैंड करने के बाद पुतिन, तो चार चार जो है फाइटर खड़े हुए थे। ये सब, ये ये ऐसा नहीं लगता आपको कि टुच्चापन शो करता है? आप किसको दिखा रहे हो? और पुतिन पर इसका क्या फर्क पड़ेगा? दूसरा इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि अलास्का की इस मीटिंग के बाद जीरो कौन हुआ और हीरो की तरह कौन आया और गया? ये सारी दुनिया ने देखा है। सब सब ने देखा है। मतलब ट्रम्प अमेरिका की वो हालत कर रहा है डिफरेंट लेवल्स पे, जितनी बुरी हालत कभी हुई नहीं थी। पहले भी देशों में खुंदकें होती थी, पहले भी देशों में टस्सल चलती थी, रूम के अंदर लड़ते थे, बिगड़ते थे, बाहर आके पता नहीं चलता था, फिर 20 साल बाद कोई किताब लिखता था ऐसे हुआ ऐसे हुआ। लेकिन इसने सब कुछ ही, और हमें इस चीज़ का धन्यवाद बोलना चाहिए। इसने RIC बनवा दिया, इसने हमें बता दिया कि भाई मैं कभी भी धोखा दे सकता हूँ। आज कहता है कि मैंने 6 लड़ाइयाँ बंद करा दी, मैंने ISIS को 4 हफ्ते में हरा दिया। ये नहीं बता रहा कि सीरिया में जो ISIS वाला बैठा रखा है HTS के नाम से, जिसको टाई पहना के तुम हाथ मिला रहे हो, ये नहीं बता जी, रहा कि मैं आसिम मुनीर के साथ जफ्फी डाल रहा हूँ क्रिप्टो के चक्कर में, जो कि उग्रवाद का गढ़ है, टेररिज्म का गढ़ है दुनिया का। तो ये झूठ बोलना, अपनी बातों से मुकर जाना, और जैसे आपने कहा कि मीटिंग से पहले कि अगर रशिया नहीं मानेगा तो मैं ये करूंगा, वो तो रशिया नहीं माना ना। रशिया नहीं माना, रशिया तो क्लियरली बोल गया कि जो फंडामेंटल्स पे हम अड़े हुए हैं, फंडामेंटल बिल्कुल इश्यूज एड्रेस करने में, तो क्या कर लिया, उसको मीटिंग को सक्सेस बोल दिया। बाकी ये छिछोरापन जो है ना, यही कहते हैं एक सिविलाइजेशन में और एक टुच्चे से देश में ये छिछोरापन वाली, मतलब बड़ा ही चीप। मुझे हैरानी की होती है इसके एडवाइजर कौन है, कौन इसको बोलता है कि जा, शायद इसका ये स्टाइल है, क्योंकि जो एक्सटेंड फाइल में और वुमनाइजिंग में और बच्चों के साथ गलत काम करने में शामिल हुआ वो बंदा ना, उसको ये वाले ग्लैमर लाइट, बड़ी चमकती हुई लाइटें वही नजर आती हैं। नॉर्मल मैच्योर डेमोक्रेसीज में, मैच्योर कंट्रीज, नॉट ओनली डेमोक्रेसी, कोई भी सिविलाइजेशन होगी ऐसा नहीं करता। मैं तो कुछ चाइना के प्रेसिडेंट को आप देखो और हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर साहब को देखो, कितना कुछ हुआ हमारे बीच में, कोई लूज टॉक नहीं हुई। रशिया बिल्कुल रशिया ने भी अमेरिका के बदले में, कोई उनका फॉरेन मिनिस्टर बोलता है, बिकॉज कुछ कुछ किसी को तो बोलना ही है, जब कोई बहुत ही बकवास कर रहा है तो किसी को तो बोलना ही पड़ेगा। प्यूटिन वहां भी कुछ नहीं कहते। तो ये छिछोरापन है, ये दिखाता ना ये 2 साल की सिविलाइजेशन, जब आपने अंदर घुस के जबरदस्ती लोगों को मार के एक ब्रिटेन से उठ के और आपने कब्जा कर लिया। तो ऐसी बैकग्राउंड से ऐसे होता है जी। और ये सितंबर में मोदी जी के अमेरिका जाने की बात है। जाहिर है US असेंबली में भाग लेने के जी लिए जाएंगे। और ये भी कयास लगा ही जा रहे हैं कि ट्रंप से मुलाकात हो सकती है। तो मुझे लगता है कि तब तक, क्योंकि सितंबर लास्ट वीक में भारत का संबोधन है, मोदी जी का संबोधन है, शायद 26 सितंबर को है। तो तब तक बहुत सारी चीजें या तो सेटल हो चुकी होंगी, या थोड़ा बहुत दिमाग ठिकाने पर आ चुका होगा ट्रंप के। और जब इन दोनों की मुलाकात होगी तो मुझे लगता है कि उससे कुछ ना कुछ सकारात्मक ही निकलेगा। हम उम्मीद कर सकते हैं। आप देखिए जेलेंस्की की इसने इंसल्ट की टीवी पे, कैमरे पे, लाइव, फरवरी में। उसके बाद जब ये पोप के देहांत हुआ तो दोनों मिले और वहाँ की 15 मिनट की बड़ी अच्छी मीटिंग हुई। और आज ये है कि वहाँ से टेक ऑफ करते जहाज में जेलेंस्की से बात कर रहा है, और जेलेंस्की उसको हाँ ना नहीं बोल रहा, बोलता हाँ मिलता हूँ, मंडे को आता हूँ। उसको बोल रहा था जगह छोड़ दे, कहता है मंडे को मिलते हैं। तो वही मैं कह रहा हूँ, नेचुरल प्रोग्रेशन और डिप्लोमेटिक रिलेशन ऐसे ही होता है, कभी उतार होता है, कभी चढ़ाव होता है, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें पर्दे में हो जाती हैं और बाहर पता नहीं चलता। सितंबर के बीच में इनका जो 1 महीने में एक्सपेक्टेड इनकी प्यूटिन और इसकी ट्रंप और जेलेंस्की की, अगर जेलेंस्की मंडे को मान गया तो 1 महीने के अंदर, मतलब अगस्त और मिड सितंबर तक एक मीटिंग का अंदेशा है। अगर ऐसा हो गया और वो मीटिंग अगर कंस्ट्रक्टिव निकली, जिसके ऊपर डाउट्स हमेशा ही हैं, हमें तो जेलेंस्की पे ही डाउट है मंडे वाला, बाकी छोड़िए आप, तो वो फिर ऑफ कोर्स मुझे नहीं लगता कि हमारे बीच में ज़्यादा रिपल्स हो जाएंगे, वो हो जाएगा क्लियर। लेकिन इसमें अगर बीच में हमारा पाकिस्तान के साथ ये ऑपरेशन सिंदूर जो चल पड़ा, तो ऐसा भी हो सकता कि मोदी साहब फिर जाए ना, या जी फिर ऐसा जी। हो कि, या ऐसा भी हो सकता कि पाकिस्तान को खुड्डे लाइन लगा के इनके पंजाब को ख़त्म करके फिर मोदी साहब सीना चौड़ी करके जाएंगे, ऐसी की तैसी, अब कर लो बात। तो उस टाइम हमारा कद वैसे बहुत बढ़ गया होगा, तो कुछ भी हो सकता। थोड़ा बड़ा अनप्रडिक्टेबल टाइम है ओमकार जी, अगले 2 महीने में
जियो पॉलिटिक्स एनालिसिस में फूक के कदम रखने की ज़रूरत है, कुछ पता नहीं कब क्या हो जाए, बड़ा एक स्लिपरी सा टाइम है, तो लेट्स सी। पर जो आप कह रहे हैं वो बहुत पॉसिबल है, कुछ भी कहीं सेटल होता है तो हमारे साथ तो इसकी खुंदक डायरेक्ट कुछ नहीं है ना। और इसने एक बात आप देखिए, मोदी साहब को इसने कुछ बोला नहीं आज तक, वो भारत को बोलता सही है। रहता है, ये मोदी साहब को पर्सनली उसने नहीं बोला, तो लेट्स होप शांति तो अच्छी होती है ना जी, ठीक ही हो जाए तो सबके लिए अच्छा है जी। बिल्कुल। अजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, इतना समय निकालने के लिए और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नमस्कार। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय भारत।